चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप जो है इस प्रश्न को शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि व्याख्या आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आप व्याख्या को सही ढंग से समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम काफ़ी बेहतर जाने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन से, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कहता है भारत में सड़कों के विकास का अगर स्टार्ट किया जाए, शुरुआत की गई, प्रमाण जो मिला हुआ है ये है आपका हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता का अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो यहाँ के सड़क पद्धति जो थी वो ग्रिड प्रणाली पे स्थित बनाई गई थी और उसी ग्रिड पद्धति को अपनाया भी गया जाता था। और जितनी भी हड़प्पा सभ्यता में सड़कें होती थी ये सभी 90 डिग्री के एंगल से मुड़ा हुआ होता था। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग हड़प्पा सभ्यता में देखे होंगे, अगर कहीं पे भी आपको आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा, सभी के सभी 90 डिग्री पे ही ये मुड़ता था। तो इस प्रकार के योजना बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सड़कों की। आगे चलते हैं तो बुद्धकालीन शासकों ने भी क्या किया था, सड़कों का निर्माण करवाया था। और इस शासक के अंतर्गत आपको क्या आ जाएंगे, इस शासक के अंतर्गत जैसे हर्यक वंश का जो बिंबिसार हो गया, इसके आगे बढ़िएगा तो फिर अजातशत्रु हो गए, अशोक हो गए, मतलब ईटीसी जितने भी शासक थे सबने सड़कों पे निर्माण पे ध्यान दिया था। इसलिए ध्यान दिया था ताकि यहाँ से व्यापार, वाणिज्य और लोगों के आने जाने की सुविधा हो सके। स्वतंत्रता के पहले भी देश में सड़कों के विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क एवं 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें का निर्माण हो चुका था। अगर कुल की बात की जाए तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो 3.88 जो है लाख किलोमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके संदर्भ में व्याख्या देखते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई जो है, अगर लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र जो है एक नंबर पे है, जिसकी जो लंबाई है पक्की सड़कों की 2.70 लाख किलोमीटर है। दूसरे स्थान पे आपका यूपी है जिसमें जो है 2.47 लाख किलोमीटर है लंबी सड़क। और तीसरे स्थान पे आपका उड़ीसा है जिसकी लंबाई है 2.36 लाख किलोमीटर। अगर सबसे कम राज्य की बात की जाए तो वो है आपका लक्षद्वीप जिसमें मात्र 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़कों के घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? केरल, गोवा, उड़ीसा या फिर पंजाब? तो राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल आपका प्रथम स्थान पे है क्योंकि इसकी जो लंबाई है सड़कों की 387 है। दूसरे स्थान पे आपका गोवा है, इसकी 258 किलोमीटर लंबाई है। और तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा है जिसकी लंबाई 152 किलोमीटर है। अगर इसके अलावे भी आपको जानकारी लेना है घनत्व की दृष्टि से तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उत्तर भारत की ओर जाते हैं तो यहाँ पे पंजाब जो है क्या सबसे एक नंबर पे है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उत्तर भारत में अगर राज्यों की बात की जाए जनसंख्या घनत्व मतलब सड़क का, तो पंजाब आपका एक नंबर पे हो जाएगा। यहीं अगर उत्तर पूर्वी राज्य में चल जाइएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उत्तर पूर्वी राज्य में चल जाइएगा तो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। ओके, और अगर केंद्र शासित की बात की जाए तो यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। ओके, केंद्र शासित की बात की जाए तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें ये सब का घनत्व क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा और एक नंबर पे विराजमान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो ये वर्ग नहीं है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है देश में जो है आर्थिक विकास को तेजी लाने के लिए सड़कों का चौमुखी विकास कराया गया था, इसके बढ़ावा दिया गया था। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई थी और इसको जो है 2 चरणों में बांटा गया था। पहला चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग आता है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम करती है। वहीं अगर पूरब, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा की बात की जाए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बारे में। ये जो है सिलचर,
उत्तर पूरब में सिलचर, याद रखिएगा आप लोग। पश्चिम में जो है ये पोरबंदर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द मैं लिख रहा हूँ, पोरबंदर। उत्तर में श्रीनगर, ओके, और दक्षिण में कन्याकुमारी। ये जो है क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है, जिसको नाम दिया गया पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा। एक्सप्रेस वे की बात अगर की जाए तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस वे के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये जो है 4 लेन का बना हुआ है, 4 लेन का बना हुआ है ये। और यहाँ पे अहमदाबाद आप आराम से जा सकते हैं, कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग, ये सब शामिल होते हैं किसमें, एक्सप्रेस वे में। वहीं अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सीमांत सड़कें इसकी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, 2006, 2003, 2008, 2005? तो राइट आंसर आपका 2005 हो जाएगा। इसके संदर्भ में व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो है वायु परिवहन का जो आरंभ हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, और ये मात्र 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी में उड़ान भरा गया था वायु परिवहन का, और ये इलाका था इलाहाबाद से नैनी के बीच, और ये बनाया गया था डाक ले जाने के लिए, जो है ये काम किया गया था पहली बार। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई थी, और जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली में बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक में जो है 21 विमान जो है कंपनियां काम कर रही थी, और 1950 में जो है यहाँ जरूरत पड़ी एक विमान परिवहन जांच समिति बनाने का, जो समय समय पे सुझाव देने का काम करती थी। इनके सुझाव पे ही 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद आंतरिक या घरेलू वायु परिवहन सेवा और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवा के लिए भी कार्यभार सौंपा गया। तो इसमें से घरेलू के लिए इंडियन एयरलाइंस को चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय काम के लिए जो है एयर इंडिया को जिम्मेदारी सौंपी गई। और वहीं पे इंडियन एयरलाइंस का नाम जो है 2005 यानी कि 8 दिसंबर 2005 को बदल के इंडियन के नाम से जाना जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1986 में हुआ, 1988 में हुआ, 1985 में, 1989 में? राइट आंसर हो जाएगा 1986 में हुआ था। अब इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है क्या जल मार्ग परिवहन क्या है? ये एक प्राचीन माध्यम है। शुरुआत से ही, जब से यहाँ पे सभ्यता का उदय हुआ था, प्रथम सभ्यता से ही जल मार्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ही, साथ में व्यापार वाणिज्य के लिए। तो यहाँ पे जल मार्ग 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है आंतरिक जल मार्ग, एक है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। मतलब आंतरिक मतलब राष्ट्र के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के बाहर। और इसलिए जो है 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई, और इसका मुख्य काम था कि जल मार्ग से संबंधित जो भी परिवहन होंगे उसका रख रखाव करना है, नियम बनाना है, ये सब जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। यहाँ पे ये संबंधित मामलों में केंद्र को या फिर राज्य सरकार को समय समय पे सलाह भी देने का काम ये करते थे। और इसका मुख्यालय नोएडा बनाया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय भी इसकी स्थापना की गई थी, जो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में है। और शाखा कार्यालय भी बनाया गया, जो इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का एवं कोल्लम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर। देखिए यहाँ पे इंदौर नहीं इन्नौर होगा। ओके, इन्नौर पत्तन किस राज्य में है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की दृष्टि से भारत की जो समुद्री तट की लंबाई है वो है 7,517 किलोमीटर, जिसके सहारे जो है 12 बड़े और 200 छोटे मोटे बंदरगाह विकसित किए गए हैं। अब 12 बंदरगाहों की अगर बात की जाए तो इसमें मुंबई और नंदसोवा महाराष्ट्र में स्थित है। कोलकाता, देखिए कोलकाता हल्दिया एक ही है, याद रखना है। कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और इन्नौर, ये तीनों बंदरगाह आपके तमिलनाडु में मिल जाएंगे। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में है। इसी प्रकार से 12 बंदरगाह का मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है, आपको याद कर लेना है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मुरमुरगांव गोवा में है। मंगलोर कर्नाटक में। ये सारे के सारे इधर जो हैं ये सभी बंदरगाह थे, और ये राज्य थे जहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6 या फिर 8? तो इसको 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं।
देखिए 1837 ईस्वी जो है यहाँ से भारत का डाक सेवा स्टार्ट हुआ था भारत में। ठीक, इसके बाद भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी और यहाँ पे पत्र का वितरण काफ़ी तेजी से हो और पूरे देश में ऐसा हो, इसलिए जो है ये 8 क्षेत्रों में इसको बांटा गया था। और हम लोग जानते हैं कि सभी पिन कोड करते रहते हैं हम लोग। पिन कोड का क्या अर्थ होता है, आज आपको यहाँ पे इसकी जानकारी मिलने वाली है। देखिए अंक जो है यहाँ पे पहला जो अंक होता है वो जोन के लिए डिनोट किया जाता है। इसके बाद 2 अंक जो होते हैं उसमें उप जोन के लिए डिनोट किया जाता है और अंत में जो 3 अंक रहता है वो जहाँ पे आपका पत्र पहुँचेगा उस डाकघर का क्या रहता है, कोडिंग किया गया रहता है। इन्हें हम लोग वास्तविक रूप से पिन कोड कहते हैं। बिहार और झारखंड का आप लोग को पता होगा, जितना भी आप लोग पिन कोड देखते होंगे बिहार झारखंड में, तो स्टार्टिंग जो होता है 8 का है। 8 जो है ये जोन को दिखाता है। ओके, इसके बाद उप जोन आ जाएगा, जैसे जिला वगैरह आ जाता है, ये उप जोन में आ जाएगा। फिर हम लोग जहाँ पे पहुँचेगा, जैसे जो भी क्षेत्र होगा उसको वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। तो गंतव्य अंक होता है 3 अंक का। और बाद में डाक विभाग ने क्या किया, इसको में और सुधार करने के लिए इसको 6 चैनल की सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे राजधानी चैनल अलग से है, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, पत्रिका या दस्तावेज चैनल, भारी चैनल और व्यापार चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 8, 5, 15। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि बुक में आपका 7 है, लेकिन 7 एक्चुअली गलत है। आप लोग को मैं 8 प्रूफ के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए व्याख्या में कहता है कि भारत जो है एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात संसाधन क्षेत्र की महत्ता को इन्होंने पहचाना। इसलिए इन्होंने कांडला में सबसे पहले क्या किया था, निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया था। लेकिन बाद में इसमें बहुत सारी खामियां मिली और इसमें और एक्स्ट्रा जो है 7 इसमें क्षेत्र जोड़ दिए गए। यहाँ पे चित्र नहीं, क्षेत्र होगा। 7 क्षेत्र जो जोड़े तो 8 बन गया। ओके, और बाद में इन्हीं खामियों को दूर करते हुए अप्रैल 2000 में इसको नाम दिया गया विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति। ओके, और इसके नियम जो है 10 फरवरी 2006 से क्या हो गया, लागू कर दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग 8 का नाम देख लेते हैं। देखिए कांडला और सूरत जो है ये कहाँ है, गुजरात में। सांता क्रूज महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल, फाल्टा कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये 8 हैं, इसलिए राइट आंसर आपका 8 ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? अभी जस्ट मैंने बताया ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध कराई गई है? कोलकाता दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु। तो कोलकाता और दिल्ली में जो है मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई गई थी। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।